जय हिंद, आप सभी को नमस्कार। ये कंसेप्चुअल सीरीज जो स्टार्ट किया गया है, स्पेशल आप लोगों के लिए प्लेलिस्ट बना दिया गया है। और इनिशियली मैं आपको समझा देता हूं कि जो भी टॉपिक मैं यहां आपको करवा रहा हूं, वन ऑफ द मोस्ट सिलेक्टेड टॉपिक है जहां से क्वेश्चंस पूछे गए हैं। और ये कंसेप्चुअल टॉपिक है, तो इसको बहुत ही आराम से समझना है, ठीक है। और चीजों को नोट डाउन भी कर लेना है, क्योंकि जब आप एनसीईआरटी उठा के इसी टॉपिक्स को जब आप करने जाओगे तो बुकिश लैंग्वेज में हो सकता है, पर मैं आपको डे टू डे लाइफ, बोलते हैं ना लाइफ साइंस हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो लाइफ साइंस को मैं लाइफ से कनेक्ट करके आपको समझाने वाला हूं, ठीक है। स्टार्ट करते हैं और नीचे लिंक होगा। और अभी तक स्टेटस से नहीं जुड़े हो और क्वेश्चंस जो स्टेटस में डाले जाते हैं उसको अगर आप फॉलो नहीं कर रहे हो साइंस के लिए, क्योंकि 2024 में बैठने वाले हैं और जो दरोगा का मेंस देने वाले, आपको पता होना चाहिए कि जो पेपर है वो बहुत डायनेमिक हो गया है, ठीक है। बहुत ही अच्छे लेवल के भी साइंस के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और आपको सिर्फ प्री और मेंस नहीं देना है, आपको दरोगा बनना है। दरोगा मतलब मेरिट बनाना है आपको, ठीक है। और उसके लिए आपको कंसेप्चुअल क्लियरिटी होनी चाहिए। देखिए, तो आज जो हम लोग बात करने वाले हैं वो है हमारा थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है। इसमें हम लोग बात करेंगे थर्मोडायनेमिक्स। अभी मैं आपको दिखा देता हूं, ये देखिए 1275 में ये क्वेश्चन भी पूछा गया था। इससे पहले एक और क्वेश्चन जो पूछा गया था, ये पूछा गया था, ठीक है। तो कंसेप्ट जो है आपका क्लियर रहना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं, इसमें हमने जो लॉ पढ़ना है, जीरोथ लॉ पढ़ना है, फर्स्ट लॉ पढ़ना है, सेकंड लॉ पढ़ना है और थर्ड लॉ पढ़ना है। तो थर्मोडायनेमिक्स जो है, ठीक है, इसके 4 लॉ हम लोग पढ़ने वाले हैं और एकदम बेसिक में हम आपको समझाने वाले हैं, ठीक है। ऐसा एग्जांपल जो लाइफ में आपको कनेक्ट करके चीजों को मैं समझाने वाला हूं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं, आपका ये कुछ क्वेश्चंस है, हम इसको लास्ट में डील करेंगे, ठीक है। ये जो क्वेश्चंस कुछ आए हुए, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं जीरो लॉ का, कि जो थर्मोडायनेमिक्स का जो लॉ है, जीरो लॉ, वो क्या बोलता है। देखिए, जीरो लॉ, सबसे पहले तो आपको ये समझना है कि जो थर्मोडायनेमिक्स का हम लोग बात करते हैं, तो थर्मो मतलब क्या होता है, थर्म मतलब क्या होता है, हीट के बारे में बेसिकली हम लोग पूरा थर्मोडायनेमिक्स में हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है। हीट क्या है बेसिकली, तो वो है फॉर्म ऑफ एनर्जी। आपको पता है जैसे लाइट क्या है, लाइट भी एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है। हीट क्या है, हीट भी एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है। तो थर्मोडायनेमिक्स में बेसिकली हम लोग क्या स्टडी करने वाले हैं, तो थर्मोडायनेमिक्स में हम लोग पढ़ने वाले हैं हीट के बारे में, ठीक है। तो थर्मोडायनेमिक्स का जो पहला लॉ है, ठीक है, जिसको हम लोग जीरो लॉ बोलते हैं थर्मोडायनेमिक्स का, ठीक है। तो पूछा जाएगा कि जीरो लॉ क्या है आखिर, तो हमेशा याद रखिएगा सिंपल भाषा में, ठीक है। मैं आपको यहां एग्जांपल से भी समझाऊंगा और बुक में जो लिखा हुआ है वो भी चीजें आपको समझाता हूं। देखिए, मान लीजिए कि कोई ये एक सिस्टम ए है। क्या है ये, सिस्टम ए है। इसका और इसके बीच में एक रिलेशन है जिसको हम लोग बोलते हैं इक्विलिब्रियम। क्या रिलेशन है, इक्विलिब्रियम है। इक्विलिब्रियम मतलब क्या, इन दोनों के बीच में जो टेम्परेचर डिफरेंस है वो क्या है, आपका 0 डिग्री सेल्सियस का है। 0 डिग्री सेल्सियस का मतलब क्या होता है सर, तो मतलब अगर जो बॉडी ए है या सिस्टम ए है उसका टेम्परेचर अगर 20 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है, 20 डिग्री सेल्सियस है, तो इसका भी क्या है, आपका 20 डिग्री सेल्सियस है। तो उसी को बोला जाता है कि अगर 3 सिस्टम आपको दिया हुआ है जिसमें कि सिस्टम ए और सिस्टम सी के बीच में कैसा रिलेशन है, तो दोनों इक्विलिब्रियम में है। और अगर नॉर्मल टर्म में हम लोग बात करें तो दोनों का जो टेम्परेचर डिफरेंस है वो क्या है, वो 0 है। दैट मींस दोनों के बीच में कोई हीट ट्रांसफर नहीं हो रहा है, ठीक है। तो और जो आपका बी है, सिस्टम बी और सी के बीच में भी क्या है, आपका इक्विलिब्रियम का रिलेशन है। मतलब इन दोनों के बीच में भी कोई टेम्परेचर का डिफरेंस नहीं है, दोनों सेम टेम्परेचर पे है। तो जो जीरो लॉ है वो ये बोलता है कि कोई भी 3 सिस्टम, ठीक है, मान लीजिए ये 3 सिस्टम है, उसमें ए और बी के बीच में अगर इक्विलिब्रियम स्टेट है और बी और सी के बीच में अगर इक्विलिब्रियम स्टेट है, तो आपका ए और बी के बीच भी इक्विलिब्रियम स्टेट होगा। वही चीज आपको बताया हो गया कि ए और बी के बीच में अगर इक्विलिब्रियम स्टेट है, अगर इसके बीच में कोई टेम्परेचर का डिफरेंस नहीं है, तो अगर बी और सी के बीच में कोई टेम्परेचर का डिफरेंस नहीं है, अगर ये दोनों इक्विलिब्रियम में है, ये दोनों इक्विलिब्रियम में है, तो ए और सी भी इक्विलिब्रियम में होगा, ठीक है। समझ में आया। तो यही बोलता है हमारा क्या, जीरो लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। क्या बोलता है, यदि 2 प्रणाली किसी तीसरे तंत्र के साथ अलग अलग
तापीय संतुलन में हैं, ठीक है, उन्हें एक दूसरे के साथ तापीय संतुलन में होना चाहिए। यही चीज ये सिस्टम कंफर्म करता है। इफ टू सिस्टम आर इन द थर्मल इक्विलिब्रियम, ठीक है, अगर ये दो सिस्टम अगर थर्मल इक्विलिब्रियम में है सेपरेटली, ये दोनों अलग से सेपरेटली थर्मल इक्विलिब्रियम में है, ठीक है, विथ ए थर्ड सिस्टम दे मस्ट बी द थर्मल इक्विलिब्रियम विथ ईच अदर। देखिए ये दोनों अलग है, ये ए बी तो खुद से कनेक्टेड नहीं है, नहीं कनेक्टेड है, ए बी से कनेक्टेड है, इन दोनों थर्मल इक्विलिब्रियम में है। मान लीजिए दोनों के बीच में क्या हो जाएगा, कोई टेम्परेचर डिफरेंस नहीं रहेगा, ठीक है। इन दोनों के बीच में क्या है, ये भी थर्मल इक्विलिब्रियम में, इन दोनों के बीच भी कोई टेम्परेचर डिफरेंस नहीं रहेगा, तो ये दोनों जो है ए और बी जो भी है थर्मल इक्विलिब्रियम में हो जाएगा, ठीक है, समझ में आया। अब एक चीज कॉमन थोड़ा सा अगर आप यहां सेंस लगाओगे तो यहां बात किस चीज का किया जा रहा है, तो मोशन ऑफ टेम्परेचर का बात किया जा रहा है। दैट मीन्स ताप की गति का बात किया जा रहा है, या ताप की गति का नियम इनडायरेक्टली हम इसको कह सकते हैं, क्योंकि क्या है यहां हम लोग ताप का डिफरेंस सोच। अब एक चीज समझो, थोड़ा सा एक मिनट इसमें हम बस और देंगे, ठीक है। अगर मान लो, ठीक है, ये दोनों कनेक्टेड है, ये इक्विलिब्रियम में कब होगा, जब दोनों का जो हीट का टेम्परेचर का जो डिफरेंस होगा वो क्या होगा, 0 होगा। मान लो ये 20 डिग्री सेल्सियस पे और ये 30 डिग्री सेल्सियस पे, तो क्या करेगा, इसमें हीट जाएगा और ये दोनों क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। मतलब मान लो इधर 25 आ जाएगा और इधर 25 आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, थर्मल इक्विलिब्रियम में हो जाएगा। उसी तरीके से क्या होगा, मान लीजिए कि ये आपका 30 डिग्री पे है, ठीक है, और ये आपका 20 डिग्री पे है, तो थोड़ी देर के बाद क्या हो जाएगा, आपको पता है, यही हम लोग आगे पढ़ने वाले भी हैं कि जो हीट जो होता है क्या होता है, हीट क्या होता है, आपका जो ठंडा वाला जो बॉडी है, आपका कोई भी एक ठंडा वाला बॉडी है, कोई भी एक गर्म वाला बॉडी है, तो हीट क्या ट्रांसफर होता है, गर्म वाला बॉडी से ठंडा बॉडी में ट्रांसफर हो जाता है, सिंपल है। तो वही चीज होके इन लोग थर्मल इक्विलिब्रियम बना लेते हैं, तो ये इससे थर्मल इक्विलिब्रियम बनाएगा, ये इससे थर्मल इक्विलिब्रियम बनाएगा, तो ये इससे बना लेगा और सबका टेम्परेचर जो क्या हो जाएगा, एक जैसा हो जाएगा। तो यही बताता है हमारा जीरो लॉ। इसमें हमने बेसिकली क्या पढ़ा है, तो मोशन ऑफ टेम्परेचर, टेम्परेचर का ताप का गति हो रहा है, मतलब ताप ही तो इधर से उधर ट्रांसफर हो रहा है। तो ये चीज आपको समझना है कि जीरो लॉ से हमें किसके बारे में पता चलता है, तो टेम्परेचर डिफरेंस के बारे में पता चलता है, या टेम्परेचर का ट्रांसफर के बारे में पता चलता है, या हीट क्योंकि अगर हीट बढ़ेगा तो टेम्परेचर बढ़ेगा। तो ये था जीरो लॉ, बहुत ही सिस्टम से मैंने आपको समझाया कि जीरो लॉ क्या होता है, ठीक है। चलिए अब आगे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट ये लॉ है, ठीक है, वो होता है आपका फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये फर्स्ट लॉ ऑफ तो जो थर्मोडायनेमिक्स है वो ये कहता है, जो ऊर्जा जो है, ठीक है, ऊर्जा को कभी बनाया नहीं जा सकता, ठीक है। इसका बहुत आप रियल लाइफ से आप कनेक्ट करके देखना कि ऊर्जा को कभी बनाया नहीं जा सकता, ठीक है, और ना ही कभी उसका विखंडन किया जा सकता। ऊर्जा जो क्या है, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में बस ट्रांसफर होता है। इसको और डिफाइन अगर मैं इंग्लिश में बोलना चाहूं कि जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जो बताता है, ये बेसिकली ऊर्जा के संरक्षण के बारे में बताता है। किसके बारे में, ऊर्जा का संरक्षण के नियम में क्या बताया, एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड, ऊर्जा जो है उसको बनाया नहीं जा सकता है, नॉट बी डिस्ट्रॉयड, ना ही उसको खत्म किया जा सकता है। ऊर्जा ना ही बनाया जा सकता है, ना ही खत्म किया जा सकता है। इट कैन बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर, बट एक फॉर्म से अलग फॉर्म में इसको चेंज किया जा। अब इसको बड़ा मजेदार में हम चीज आपको समझाता हूं, और इसको ही क्या बोलता है, इसी जो है फर्स्ट लॉ को क्या बोलता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी हम लोग बोलते हैं। आप कैसे, देखिए ये क्या कहता है, वो ये कहता है कि आप ऊर्जा को बना नहीं सकते, एनर्जी को कभी बना नहीं सकते। एनर्जी क्या होता है, एक फॉर्म से बस दूसरे फॉर्म में ट्रांसफर होता है, और ना ही एनर्जी को कभी नष्ट किया जा सकता है। अब बड़ा सिंपल सा एग्जांपल देखिए, पहला एग्जांपल अगर मैं आपको समझाना चाहूं तो आपको मैंने यहां पर कॉमन टर्म में हमने लिख भी दिया कि एनर्जी ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। एनर्जी क्या है, ऊर्जा क्या है, बस एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज होता है, ना ये कभी आपका बनता है, ठीक है, और ना ही ये कभी खत्म होता है। अब देखिए कैसे, जैसे कि हमने आपको बात किया है कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी, आप देखिए ऊपर लाइट है, मेरे ऊपर लाइट है ये, ठीक है, ये लाइट कैसे जल रहा है, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी। जब इलेक्ट्रिकल एनर्जी बल्ब तक पहुंचता है या ट्यूबलाइट तक पहुंचता है तो किस में कन्वर्ट हो रहा है, लाइट एनर्जी में। इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू लाइट एनर्जी, एनर्जी कभी भी कहीं बन नहीं रहा है, बस ये कन्वर्ट हो रहा है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी आ रहा है, अब मैं कॉमन थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा, मैं पूरा सर्कल आपके सामने रखने वाला हूं, ध्यान से। ये जो एनर्जी आप तक आ रहा है, लाइट कैसे आ रहा है आपका, हो सकता है आपका हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी मतलब पानी से बनता हो, या तापीय हो, दैट मीन्स आपका कोयला से बनता हो। तो जनरली आप मान लो बिहार वाले आप इलाका में रहते हो तो आपका कहां
तापीय होगा, मतलब थर्मल एनर्जी होगा, कोयला से बनाया होगा। तो कोयला से क्या किया जाता है, आपको टरबाइन को रोटेट किया जाता है। तो वहां क्या होता है, मैकेनिकल एनर्जी से आपको क्या होता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी बना। कहां, आपका स्टेशन में मैकेनिकल एनर्जी से आपने टरबाइन को घुमाया, टरबाइन को घुमाओगे तो क्या बनेगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी बनेगा। तो मैकेनिकल एनर्जी से क्या बना, इलेक्ट्रिकल एनर्जी बना। और यही अगर आप हाइड्रो इलेक्ट्रिक ले लेते हो, ठीक है, जहां डैम से पानी से एनर्जी प्रोड्यूस किया जाता है, तो वहां भी टरबाइन रोटेट किया जाएगा। तापीय ऊर्जा में स्टीम से रोटेट किया जाता है, ठीक है। और आपका हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जहां डैम से एनर्जी मतलब इलेक्ट्रिसिटी बनाया जाता है, वहां पानी से टरबाइन को रोटेट किया जाता है, बस यही डिफरेंस है। तो रोटेट मतलब क्या, वहां मैकेनिकल एनर्जी से हम लोग इलेक्ट्रिकल बना रहे हैं, तो वहां मैकेनिकल एनर्जी से क्या बना, इलेक्ट्रिकल एनर्जी बना। वो इलेक्ट्रिक हमारे घर तक आया और उस इलेक्ट्रिकल एनर्जी से फिर से क्या हो गया, आपका ये लाइट जल रहा है। तो मैकेनिकल से इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रिकल से लाइट एनर्जी, दैट मींस क्या हो रहा है, एनर्जी क्रिएट नहीं हो रहा है, एनर्जी का बेसिकली क्या हो रहा है, कन्वर्जन हो रहा है। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड क्या, लॉ ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन को ये क्या करता है, जस्टिफाई करता है कि एनर्जी कभी क्या होता है, नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट इट कैन बी ट्रांसफर फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। सिंपल और लैंग्वेज देख लो, आपके घर में क्या लगा हुआ है, फैन लगा हुआ है। फैन क्या करता है, फैन में इलेक्ट्रिकल एनर्जी आता है, फिर से वो घूमने लगता है, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी किस में चेंज हो जाता है, मैकेनिकल एनर्जी में, ठीक है। सिंपल, इलेक्ट्रिक आया फिर से घूमने लग गया, तो यांत्रिक ऊर्जा में, मैकेनिकल मतलब यांत्रिक, ठीक है। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी आया, इलेक्ट्रिक से घूमने लग गया, तो मैकेनिकल एनर्जी में चेंज हो गया। तो जो आपका घर वाला फैन है वो क्या है, मोटर है, तो उसने क्या किया, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को बस मैकेनिकल एनर्जी में चेंज कर दिया। तो एक तो एग्जांपल आप ये समझ गए कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी से मैकेनिकल एनर्जी में फिर से क्या होता है। आप जनरेटर देखते हो, जनरेटर में क्या होता है, जनरेटर घूमता है, शादी वादी में जनरेटर घूम रहा है, उससे क्या होता है, एनर्जी प्रोड्यूस हो रहा है, मतलब मैकेनिकल यांत्रिक ऊर्जा को आपको विद्युत ऊर्जा में चेंज कर दिया जा रहा है, आपका मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो वही चीज मैंने आपको यहां भी लिख दिया है, वही इलेक्ट्रिकल एनर्जी से लाइट एनर्जी भी हमें मिल रहा है। तो बेसिकली हमें बता क्या रहा है, हमें वो ये बता रहा है कि एनर्जी जो है, जो ऊर्जा जो है, वो कभी भी क्रिएट नहीं किया जा सकता है, वो हमेशा क्या होता है, आपका क्या होता है, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज होता है, ठीक है। तो यही चीज बताता है आपका फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। अब इसका एक इक्वेशन आपको समझ के रखना है, ठीक है, घबराइए मत। ऐसा इक्वेशन जो है ना, ये एक दो पूछ लिया जाएगा, सब इंजीनियरिंग में पढ़ाया जाता है, बट एकदम ऐसे आपको मैं समझा दूंगा, ठीक है, रियल लाइफ से एकदम, ठीक है। देखिए ये क्यों मतलब होता है आपका हीट। हीट क्या है, ये भी एक एनर्जी का फॉर्म है, ये भी एक ऊर्जा का फॉर्म है, आपको पता है, ठीक है। यू क्या है, ये एक इंटरनल एनर्जी है, ठीक है, आंतरिक ऊर्जा है, मैं बताऊंगा, ठीक है। और ये क्या है, आपका वर्क डन, जो आपने काम किया। आपने काम किया मतलब ये जो इक्वेशन दिया हुआ है कोई सिस्टम के लिए दिया हुआ है, कोई सिस्टम के लिए, वो मैकेनिकल सिस्टम हम लोग मान के चल सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये जो थर्मोडायनेमिक्स है बेसिकली हम लोग मैकेनिकल इंजीनियरिंग में पढ़ते हैं। अब देखो इस इक्वेशन का नॉर्मल भाषा में मैं क्या बताऊंगा। आपने एनर्जी दिया, ठीक है, और कुछ जब किसी भी सिस्टम को आप एनर्जी देते हो तो जरूरी नहीं है कि पूरा वो काम कर ही देगा। इसका सिंपल सा एग्जांपल, हीट हमने दिया, ताबा आप गर्म करते हो घर में, एकदम बेसिक एग्जांपल दे रहा हूं, ना ये कभी बुक्स में लिखा गया है, ठीक है, और ना ही आपको एनसीईआरटी में मिले। आप तावा रखते हो घर में तावा रखते हो, क्या बनाते हो, उस पर रोटी बनाते हो। तो जब जैसे ही आप तावा रखते हो, ठीक है, उसको आप हीट देना शुरू करते हो, तो क्या तुरंत आपका ये रोटी बनना शुरू हो जाता है? आप खुद बोलो, नहीं होता है, क्योंकि जैसे आप हीटर पे या आप गैस पे अपना तावा रखोगे, कुछ समय क्या होता है, वो जो तावा है वो अपने आप के लिए लिया लेता है, एक्टिव होने के लिए, आप सिंपल बोलो तो वो जो इंटरनल एनर्जी बोला जाता है वो इसी को बोला जाता है। मतलब आपने हीट दिया तावा में, तो पहला तो कुछ एनर्जी वो क्या ले लेगा, एज ए इंटरनल एनर्जी, अपने अंदर वो ऊर्जा ले लेगा एक्टिव होने के लिए, ठीक है। उसके बाद क्या करेगा, वो थोड़ी देर के बाद क्या करेगा, वो काम करना स्टार्ट करेगा। क्या करेगा, वो काम करना, उसके बाद उस पर रोटी बनना स्टार्ट होगा। यही चीज होता है कोई भी मैकेनिकल सिस्टम अगर आप ले लेते हो तो, ठीक है, चाहे पेट्रोल इंजन ले लो, डीजल इंजन ले लो, पूरा एनर्जी आपका वो कन्वर्ट करके नहीं देता है, ठीक है। आपको पता होगा, आपको शायद पता है कि नहीं, जो आपका पेट्रोल इंजन होता है, ठीक है, वो मैक्सिमम 50% एफिशिएंट, मतलब आप जितना पेट्रोल डालते हो उसका 50% वो वेस्ट कर देता है, ठीक है। इसका हम आगे बताएंगे, यही नेक्स्ट लो है। तो एक हमने हीट दिया, तो हीट इक्वल टू होता है आपका इंटरनल एनर्जी जो उसने एक्टिव होने में लिया, तावा वाला केस याद रखना, और बाकी
उसने जो वो काम करने के लिए, तो तावा आपने रखा, तावा का कुछ इंटरनल एनर्जी और उसके बाद वो काम करने लग गया, रोटी आपको बना के दे रहा है। तो ये था आपका बेसिकली फर्स्ट लॉ। फर्स्ट लॉ क्या बताता है, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे बताता है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या है मैंने वो भी आपको समझाया, और इसका जो इक्वेशन दिया हुआ इसका मतलब भी आपको समझाया। नेक्स्ट टाइम आपको इक्वेशन दे देगा, आपको पूछ लेगा इससे 2-3-10 सवाल, आपको एकदम कंफर्म रहना है कि आखिर इसका मतलब होता क्या है। ताबा वाला एग्जांपल याद रखना है। अब देखो साइंस हम ऐसे पढ़ाएं, ठीक है आपको, कि जब आप एग्जाम में बैठो तो एक भी क्वेश्चन अगर ट्विस्टेड आ जाए, ठीक है, सर के ऊपर से जाने लगे सबकी, तब आप उसको हंसते हुए उस क्वेश्चन को देखो, अरे वाह मजेदार क्वेश्चन है, ठीक है। इस तरीके से स्पेशली फिजिक्स में कंसेप्चुअल चीजें ज्यादा है। देखिए अब हम लोग आते हैं सेकेंड लॉ पे। सेकेंड लॉ क्या बोलता है आपका, तो सेकेंड लॉ ये बोलता है, जैसे मैंने अभी आपको समझाया था, क्या बोलता है, इसका 2 स्टेटमेंट है, ठीक है। इसका पहला वाला स्टेटमेंट से दरोगा में क्वेश्चन आया हुआ था आपका। सेकेंड लॉ ये बोलता है कि दुनिया में कोई भी आप सिस्टम बना लो, वो 100% एफिशिएंट नहीं हो सकता, मतलब 100% वो क्षमता नहीं दे सकता। इसका बेस्ट एग्जांपल में आपको, आप खुद अपने आप को देख लो। क्या आप जितना कैलोरी मान लो आप खाते हो, ठीक है, जितना कैलोरी, हम लोग तो खाना कैलोरी के टर्म में ही गिनते हैं, क्या आप जितना कैलोरी खाते हो क्या आप उतना काम कर दोगे? बिल्कुल नहीं, क्योंकि मैक्सिमम एनर्जी क्या हो जाता है, वो लॉस हो जाता है, ठीक है। अब देखिए सिंपल सा, इसका बड़ा सिंपल, बहुत ही एप्लीकेशन इसमें आपका मैकेनिकल इंजीनियरिंग में बताया गया। मान लीजिए कोई एक पेट्रोल इंजन है, ठीक है, अगर आप इसका 100% अगर आप इसमें पेट्रोल डालते हो तो पता है इसका एफिशिएंसी कितना है? एफिशिएंसी है सिर्फ 50%। मतलब 100% अगर 1 लीटर आप पेट्रोल डालते हो तो जो काम आपको करके देता है वो आधा लीटर का ही देता है। आधा लीटर क्या है, पूरा वो वेस्ट हो जाता है। तो यही बताता है आपका सेकेंड लॉ कि दुनिया में, ठीक है, ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। आइडियली तो कुछ भी हो सकता है, मतलब हम लोग मान के तो कुछ भी कर सकते, बट प्रैक्टिकली अगर देखा जाए, धरातल पे देखा जाए, तो दुनिया में ऐसा कोई भी सिस्टम है ही नहीं। चाहे वो पेट्रोल इंजन हो, चाहे डीजल इंजन हो, चाहे कुछ भी हो, कोई भी सिस्टम, चाहे आपका ये फैन हो, चाहे आपका लाइट हो, कुछ भी जिसको अगर आप एनर्जी देते हो तो वो 100% कभी भी वो एनर्जी को आपको आउटपुट वर्क में देगा ही नहीं। हम खुद अगर जितना हम खाना खाते हैं तो जितना उस खाना में कैलोरी है, ठीक है, कैलोरी को हम लोग एनर्जी में नाप सकते हैं, ठीक है, कैलोरी है तो उतना कैलोरी का हम लोग काम नहीं करते हैं। सिंपल यही फंडा है, ठीक है। तो ये इसका 2 कथन है, ठीक है। पहला कथन है, इट इज इम्पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट एन इंजन विच गिव 100% एफिशिएंसी, देयर आर नो अदर एक्सेप्ट वर्क, ठीक है। ऐसा कोई सिस्टम आज तक बना ही नहीं कि वो आपको 100% एफिशिएंसी दे दे। वही लिखा है कि साइक्लिंग प्रोसेस में ऐसा इंजन बनाना असंभव है जो हीट को पूरा वर्क में बदल दे। मतलब मैंने अभी भी आपको बताया था कि अगर मैं हीट देता हूं, ठीक है, हीट अगर मैं देता हूं तो कुछ तो इसको इंटरनल एनर्जी में चला जाएगा, ठीक है, और प्लस उसके बाद वो वर्क देगा। अभी मैंने आपको समझाया था, यही ना मैं आपको समझा रहा था, ठीक है। ऐसा नहीं कि सर के ऊपर से कुछ भी जाने नहीं दूंगा, ठीक है। Q हो गया, ठीक है, U हो गया और ये W हो गया। तो ये तो आपने पूरा 100% हीट दिया, ये तो कुछ अपना अंदर में ही वो रख लेगा इंटरनल एनर्जी में, फिर से कुछ वेस्टेज भी होगा और ये जो होगा आपका काम होगा। मतलब 100% एफिशिएंट कभी भी आपका सिस्टम बनाया नहीं जा सकता। हम लोग खुद एक सिस्टम है, हम लोग खुद 100% एफिशिएंट नहीं, तो दूसरा कहां से बनाएंगे, ठीक है। चलो फ्यूचर में हो सकता है। दूसरा स्टेटमेंट ये बोलता है कि दो अगर बॉडी है तो ये क्या है, केल्विन फ्लैंक, ठीक है। ये आपका थर्मोडायनेमिक्स का जो सेकेंड लॉ है उसका पहला स्टेटमेंट हमें ये बताता है कि 100% एफिशिएंसी हमें नहीं मिल सकता है कोई भी सिस्टम से, ठीक है। क्षमता 100% क्षमता वाला नहीं होता है, ठीक है। और दूसरा जो है क्लोजेज स्टेटमेंट क्या बोलता है, ठीक है, कि जो आपका हीट है क्या होता है, वो हॉट बॉडी से, मतलब गर्म वाले बॉडी से क्या होता है, आपका ठंडा वाला बॉडी में ट्रांसफर होता है। और इसके लिए हमें कोई भी सिस्टम को एनर्जी नहीं देना है। जैसे कि आप देखो, हीटर आपने जलाया, अब जैसे ही आपने जला दिया वो खुद ब खुद क्या होगा, आपके इधर हीट आने लगेगा, ठीक है। उसके लिए कोई एक्स्ट्रा आपको वर्क नहीं करना है, बस आपने हीटर जला दिया। बट अगर यही चीज हमें कोल्ड से, ठीक है, कोल्ड से अगर हॉट की तरफ जाना है तब हमें एक्स्ट्रा वर्क देना पड़ेगा, तभी ये चीज पॉसिबल है, ठीक है। तो ये जो आपका क्लोजेज स्टेटमेंट था उसने ये बताया कि उष्मा सदैव गर्म से ठंडे बॉडी की ओर बिना किसी बाहरी के सहायता से बहती है, किंतु
ठंडी बॉडी से गर्म बॉडी की ओर, ठीक है, किसी बाहरी सहायता के नहीं बह सकती। मतलब वही है कि गर्मी से ठंडा की तरफ तो कोई भी फ्लो हो जाता है हीट, ठीक है, बट वही ठंडा से फिर से गर्म की तरफ आपको बाहरी से सहायता देना पड़ेगा, तभी ये पॉसिबल है, ठीक है। तो ये सेकंड स्टेटमेंट बोलता है, पर इसका जो मेन इंपॉर्टेंट है वो ये वाला है जो मैंने थोड़ा आपको डिटेल से समझाया है। क्लियर है, ठीक है। हीटर वाला कंसेप्ट आपको समझ में, आपने हीटर खोला, वहां गर्म था, गर्म से ठंडा, गर्म से, ठीक है, आपका ठंडा की तरफ आने लग गया। बट अगर आप यहाँ आइस रख दोगे, ठीक है, यहाँ आपने आइस रख दिया, अगर आपने उधर हीटर रख दिया तो उतना जल्दी ट्रांसफर नहीं होगा, उसके लिए एक्स्ट्रा एफर्ट डालना पड़ेगा, ठीक है। सिंपल याद रखना, ये दोनों स्टेटमेंट आपको याद रखना है। चलिए, ये हो गया सेकेंड लॉ। अब हम लोग आते हैं थर्ड लॉ। अब इस लॉ को समझने से पहले कुछ पॉइंट आपको समझना बहुत जरूरी है, ठीक है। थर्ड लॉ क्या बोलता है? परम शून्य तापमान पर पूर्णतः क्रिस्टलीय पदार्थ की एंट्रोपी शून्य होती है। तो मतलब एट एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर द एंट्रोपी ऑफ ए परफेक्टली क्रिस्टल सब्सटेंस इज जीरो। तो सबसे पहले एंट्रोपी को एंट्रोपी ही लिखा जाता है। तो एंट्रोपी मतलब क्या है, सबसे पहले ये समझो, डिसऑर्डरनेस। क्या मैंने बोला? डिसऑर्डर। बोलते हैं ना कि एक ऑर्डर में इसको सजा दो, मतलब इसको एक ऑर्डर में सजा दो। तो अगर किसी चीज में एंट्रोपी अगर ज्यादा है तो उसमें डिसऑर्डरनेस ज्यादा होगा। मैं अभी समझाता हूं डिसऑर्डरनेस क्या है, ठीक है। उसके बाद यहां लिखा हुआ है परफेक्टली क्रिस्टल। देखो, सबसे पहले आप ये समझो कि क्रिस्टल क्या है, ठीक है, उसके बाद में एंट्रोपी के बारे में बताता हूं। देखिए, ये एक सॉलिड है, सॉलिड का कुछ आणविक आप समझ लो कि इस तरीके से ये एक सॉलिड है, सॉलिड पदार्थ है, सॉलिड मैटर है, सॉलिड सब्सटेंस है, मान लो सॉलिड सब्सटेंस है, दैट मींस ठोस आपका पदार्थ है। तो इसको हम लोग क्रिस्टल बोल सकते हैं। क्रिस्टल किसी चीज को हम लोग कब बोलेंगे, किसी पदार्थ को हम लोग क्रिस्टल पदार्थ कब बोलेंगे, जब वो एक ऑर्डर में अरेंज होगा। जैसे कि देखिए, यहाँ एक ये है, फिर से ये दो ये है, फिर से यहाँ तीन ये है, फिर से एक चार ये है, फिर से यहाँ पांच है, फिर से यहाँ छह। तो क्या एक पैटर्न में, ऐसा नहीं कि घुचपुच है, यहाँ दो गो है, उधर सात गो है, उधर नौ, घुचपुच नहीं, एक पैटर्न है। तो आपको हमेशा याद रखना है क्रिस्टल पदार्थ, ठीक है, ध्यान से। क्रिस्टल पदार्थ वो पदार्थ होते हैं, ठीक है, मतलब क्रिस्टलीय पदार्थ, ठीक है, क्रिस्टलीय सब्सटेंस वो पदार्थ होते हैं जिसके जो मॉलिक्यूल्स है, ठीक है, या एटम एकदम नॉर्मल लेवल पे अगर मैं बात करूं, ठीक है, अणु जो है एक पैटर्न में अरेंज है, ठीक है। तो पहला चीज आप ये समझ गए कि आपका क्रिस्टलीय पदार्थ क्या होता है। क्रिस्टलीय पदार्थ मतलब जो उसके मॉलिक्यूल्स है क्या होंगे, उसके मॉलिक्यूल्स आपके प्रॉपर पैटर्न में अरेंज्ड होंगे, ठीक है। तो ये हो गया आपका क्रिस्टल पदार्थ, ठीक है। अब आइए, अब दूसरा चीज आपको समझना है कि जो एंट्रोपी क्या होता है। तो एंट्रोपी मैंने क्या बताया था, तो एंट्रोपी जो है डिसऑर्डरनेस को मेजर करता है। जैसे कि देखिए, यहां देखिए, ये क्या है, ये सॉलिड है, मान लीजिए सॉलिड का कोई क्रिस्टल है, तो यहां क्या है, ये सब लोग बहुत ही ऑर्डर में मैनेज है, ठीक है, बहुत ही ऑर्डर में मैनेज है। तो मतलब इसका, ठीक है, जो आपका एंट्रोपी होगा, मैं बताते चलता हूं। मान लीजिए सॉलिड था, फिर से लिक्विड में जाए, तो लिक्विड में क्या होता है, थोड़ा इसका जो मॉलिक्यूल्स क्या होता है, ऊपर नीचे होगा, ऊपर नीचे होगा। और गैस में जब जाएंगे तो एकदम फैला होता है, इसका कोई सीक्वेंस नहीं होता है, इसका कोई सीक्वेंस नहीं होता है। तो अगर मैं बोलूं कि एंट्रोपी इसमें सबसे ज्यादा किसका है, तो एंट्रोपी जो सबसे ज्यादा होता है वो होता है आपका गैस का। क्यों गैस का ज्यादा होगा, क्योंकि मैंने अभी समझाया था कि एंट्रोपी मतलब होता है ऑर्डर ऑफ, मतलब लेवल ऑफ डिसऑर्डरनेस, आपके अंदर कितना डिसऑर्डरनेस है। जैसे कि आप ये मान लो, ठीक है, ये सॉलिड है, ठीक है, तो मान लो ये इसका जो अंदर मॉलिक्यूल है वो अरेंज्ड है, फिक्स है एक जगह, ठीक है, ऐसा तो नहीं है कि इधर उधर, एक जगह ये फिक्स है। तो इसके अंदर जो, ठीक है, डिसऑर्डरनेस होगा वो कम होगा कंपेयर टू गैस। गैस मान लो कि अभी यहां कोई गैस है, थोड़ा और देखोगे तो फिल के वहां चला जाएगा। मतलब इसमें क्या है, मतलब स्थिरता नहीं है एकदम गैस में। तो सिंपल है, जिसमें बोलते हैं ना, अरे तुम्हारे अंदर सब लोग एक ऑर्डर में लग जाओ, तो सबसे अच्छा ऑर्डर में कौन लगेगा, सॉलिड लगेगा, उसके बाद लिक्विड, उसके बाद गैस। तो सबसे बड़ा बात याद रखना है कि एंट्रोपी मतलब होता है कि कोई चीज जब ऑर्डर में नहीं हो, तो गैस में सबसे ज्यादा एंट्रोपी होगा, उसके बाद लिक्विड में उस सबसे कम जो होता है आपका सॉलिड में। क्यों? क्योंकि एंट्रोपी मतलब ही होता है डिसऑर्डर, और सबसे ज्यादा डिसऑर्डर आपको किस में दिख रहा है, आपको गैस में दिख रहा है। तो आप एंट्रोपी समझ गए, आप क्रिस्टल समझ गए कि क्रिस्टल क्या होता है। अब देखो, बस हो गया, अगर इतना समझ गए बस आपका काम खत्म। तो देखिए, ये क्या कहता है, ये कहता है कि
एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पे, एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर मतलब परम दाब, ठीक है, एंट्रोपी ऑफ ए परफेक्टली क्रिस्टल सब्सटेंस, याद रखिएगा क्या बोला है, एट एब्सोल्यूट टेम्परेचर, एब्सोल्यूट टेम्परेचर मतलब परम दाब, उसके बाद क्या बोला है, एंट्रोपी ऑफ ए परफेक्टली क्रिस्टल सब्सटेंस, जो एंट्रोपी होगा, जो डिसऑर्डरनेस होगा, ठीक है, एंट्रोपी जो डिसऑर्डरनेस होगा, डिसऑर्डर में रहेगा, ठीक है, जो डिसऑर्डरनेस होता है वो पूरी तरीके से जीरो हो जाता है, या आप ये समझो कि आपका परम दाब पे, पॉइंट मेरा यहां ध्यान से, परम दाब पे, ठीक है, जो भी आपका क्रिस्टल है, क्रिस्टल याद रखना, क्रिस्टल जो पदार्थ है आपका, ठीक है, क्रिस्टल जो आपका सब्सटेंसेस है, ठीक है, उसका एंट्रोपी क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है, सिंपल, बस इतना ही है, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे, वही लिखा है कि परम शून्य तापमान पर जो क्रिस्टलीय पदार्थ की एंट्रोपी शून्य हो जाती है, एंट्रोपी शून्य हो जाना मतलब उसका डिसऑर्डरनेस जो है जीरो हो जाता है। अब एकदम ठंडा पड़ जाता है, ऐसे एकदम ले गया जीरो टेम्परेचर पे, ठीक है, तो एकदम केल्विन, जीरो केल्विन, एकदम केल्विन पे, जीरो केल्विन मतलब टेम्परेचर परम शून्य पे आके एकदम ठंडा पड़ गया, मतलब उसमें डिसऑर्डरनेस है ही नहीं। तो वही है एंट्रोपी, मेजर द डिसऑर्डरनेस ऑफ द सिस्टम, एंट्रोपी इज मैक्सिमम इन गैस, एंट्रोपी सिस्टम के विकार को मापता है, ठीक है, गैस में एंट्रोपी की अधिकतम होती है, ठीक है, बस यही था। अब इसका हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चंस भी देगा तो हम किस तरीके से कर पाएंगे, देखिए। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन में, जो सबसे पहला क्वेश्चन थोड़ा मैंने इसको डिफिकल्ट बना दिया है, बाकी यही सेम क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन ये पूछा गया था दरोगा में कि कौन सा ऐसा लॉ है जो ये बताता है कि कोई भी सिस्टम जो है 100% एफिशिएंट नहीं हो सकता है। तो मैंने अभी आपको क्या बताया था, जो सेकेंड लॉ है, ठीक है, जो सेकेंड लॉ है वो ये बताता है कि कोई भी सिस्टम जो है 100% एफिशिएंट नहीं हो सकता है, ठीक है। बट यहां बोला है कि अकॉर्डिंग टू विच स्टेटमेंट ऑफ सेकेंड लॉ ऑफ द थर्मोडायनेमिक्स हीट इंजन कैन नॉट हैव 100% एफिशिएंसी। तो ये तो हमें समझ में आ गया कि जो 100% एफिशिएंसी हमें नहीं मिल सकता, ये कौन बताता है, सेकेंड लॉ बताता है थर्मोडायनेमिक्स का, वही हिंदी में लिखा हुआ है। बट यहां पूछा हुआ है कि सेकेंड लॉ में भी दो लॉ मैंने बताया था, एक आपका केल्विन फ्लैंक स्टेटमेंट बताया था और एक हमने क्लॉजिस स्टेटमेंट बताया था। तो मैंने बताया था वो था आपका केल्विन फ्लैंक, बताता है कि 100% एफिशिएंसी का कोई भी सिस्टम हम लोग डिजाइन नहीं करते। क्लॉजियस सिस्टम आपको मैंने क्या बताया था कि जो हीट जो है आपका हॉटर बॉडी से कूलर बॉडी के, मतलब गर्म जो बॉडी होता है उससे ठंडा बॉडी के ट्रांसफर हो जाता है, उसमें हमें कोई भी एक्स्ट्रा वर्क करने की जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। इसका जस्ट उल्टा होगा जब वो उधर से इधर आएगा। तो ये इसका आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है। सेम क्वेश्चन थोड़ा, उसके बाद ये क्वेश्चन तो बेसिक था कि विच ऑफ द फॉलोइंग लॉ, ठीक है, थर्मोडायनेमिक्स का निम्नलिखित में से कौन सा नियम ऊर्जा के संरक्षण के बारे में बताता है। तो मैंने क्या बताया था, ऊर्जा का संरक्षण कौन सा, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जो है, ये क्वेश्चन पूछा गया, आई थिंक बीपीएससी में भी पूछा गया। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट इट कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर, ठीक है। तो ये चीज आपको याद रखना है। उसके बाद है आपका तीसरा क्वेश्चन, देखिए कि थर्मोडायनेमिक्स का निम्नलिखित में से कौन सा नियम तापमान की परिभाषा, तापमान 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 तापमान, तीन सिस्टम एक से तीसरा, दो से तीसरा, एक से तीसरा, दो से तीसरा, तीनों इक्विलिब्रियम, तापमान कांस्टेंट, ठीक है, कौन सा बताता था। तो आपका जो था फर्स्ट लॉ, जीरोथ लॉ, ठीक है, जीरोथ लॉ। विच ऑफ द फॉलोइंग लॉ थर्मोडायनेमिक्स फॉर्म्स द बेसिस ऑफ द डेफिनेशन ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है। तो ये था आपका पूरा का पूरा सिस्टम थर्मोडायनेमिक्स का। इसमें एक और हमको करना है, वो है आइसोबैरिक, आइसोचोरिक, एडियाबैटिक, डिफरेंट सिस्टम होता है। बट मैं आपको रिकमेंड करता हूं फिर से, अगर आप हमने हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया, वन ऑफ द बेस्ट कंटेंट दिया जा रहा है आपको और बहुत ही आसान भाषा में पूरा साइंस आपको समझाया जा रहा है। तो चैनल पे नहीं हो तो अपना लाइक और सब्सक्राइब जरूर हमारे तरफ रिकमेंड करें, ठीक है, अपने दोस्तों को भी, तो इससे हमें भी मोटिवेशन मिलता है। जय हिंद।